अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रेहाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं सब? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो बस वही हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है। मैम आप फिर कर लीजिए अपनी स्क्रीन शेयर। चलें सर, स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है।
लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द आई गेस वेनेसडेज लेक्चर। आज हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि आज हम टेंसर्स की जितने भी हैं जो हमें जनरल रिलेटिविटी की स्टार्ट के लिए चाहिए होंगे वहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि ब्रीफली हर एक पे थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते जाएं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वेट एक मिनट। इज इट विजिबल? जी मैम, बिल्कुल विजिबल है। सही। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स और उनकी बेसिस वगैरह कवर कर ली थी। आज हम करेंगे मीट्रिक टेंसर से स्टार्ट करेंगे एंड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। इस बुक में भी और बाकी लिटरेचर में भी अगर आप देखें कि आपने अगर मेक श्योर करना है कि चीज टेंसर बनती है या नहीं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स ओन प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो एक्चुअली आई गेस ये कैरल की बुक में है, या मैं कल लिटरेचर देख रही थी, ये जो 2.3 इक्वेशन है आई गेस कैरल की ही, शॉन कैरल है उसकी जनरल रिलेटिविटी के लेक्चर नोट्स हैं। तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है यू कैन हैव द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन 2.3 फ्रॉम दैट बुक। हम यहाँ से इसको फॉलो करेंगे और इसकी बेस पे कहा जा रहा है कि यू कैन हैव द बेसिस वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एज दिस। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये वाला, दिस इज एक्चुअली जकोबियन, या जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। इट कनेक्ट्स वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है इस बुक में जो यूज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देयर इज अ नोटेशन के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स से मुराद ये है कि जिसमें आपको चीज जैसे गिवन है एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म टू सम अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको उसने न्यू कोऑर्डिनेट कह दिया है, उसको उसने प्राइम कह दिया है। एंड देयर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर द अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स। एग्जांपल्स करवाने की तो जरूरत नहीं है आई गेस, यू कैन हैव प्रैक्टिस लेटर, या जी कुछ मैम, क्योंकि करवाना है उसमें आपने? फिर मेरे ख्याल से एग्जांपल्स में शायद टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, और आपने प्रूफ वगैरह के लिए एग्जैक्टली। लिटरेचर भी आप बता रही हैं। हाँ एग्जैक्टली तो फिर मैं सिंपल बता देती हूँ कि अगर आप लाइक इफ यू वांट टू मेमोराइज इट या अपने जहन में रखना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कि जब ये कोवेरिएंट टाइप इंडेक्स होता है तो हमेशा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बताती हूँ, यू कैन हैव द रिलेशन के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का डेरिवेटिव आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि जब आपने यहाँ तो वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, व्हेन यू जनरलाइज 2.4 इनटू हायर रैंक टेंसर्स, 3 का है 4 का है, तो फिर आपको इसी पैटर्न पे देखना होता है। तो हमेशा याद रखें कि जब वो कोवेरिएंट इंडेक्स है तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या जैकोबी मैट्रिक्स विल बी द विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन एग्जांपल्स है, आई जस्ट रीड इट आउट क्योंकि इसमें जो चीज लिखी है वो आगे जाके यूज होती है। एक बहुत सी सिंपल सी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि लेट्स से कि यू आर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम and you want to change your basis coordinate basis into the polar coordinate system। तो यहाँ पे there is a solution कि you have the transformation matrix, वही मैंने अभी आपको बताया कि you have to find the derivative of all coordinate with respect to the new coordinates and this ER and this E theta आ जाते हैं। अब ये एक्चुअली कुछ इसमें कोई खास है नहीं, इसमें सिंपल आपके जो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है वो ओपन होती है एंड यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ई आर एंड ई थीटा। अब ये चीज लिखी हुई है अबाउट द कोऑर्डिनेट बेसिस, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बेसिस वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ से ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म इन ऑपोजिट मैनर टू दैट ऑफ बेसिस वेक्टर, दैट्स वाई जिसका इंडेक्स रेज्ड होता है इसने इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है इट्स कॉन्ट्रावेरिएंट, यानी कि ऑपोजिट टू द कोवेरिएंट केस। तो जैसे कोवेरिएंट में न्यू का ओल्ड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू है, यहाँ पे भी जब आप कंट्रावेरिएंट का केस लेते हैं तो यहाँ पे भी आपका न्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे फिर उसने बेसिस वन फॉर्म्स का और वन फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इसी हिसाब से दिया हुआ है।
एंड देन देर इज समथिंग कि आपने इसको जनरलाइज किया हुआ है। जितने आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडिसेस होते हैं उतने ही आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के मेट्रिसेस होने चाहिए, जैकोबी मेट्रिसेस। यहाँ पे देखिए, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म a tensor which has rank 2 C and D, तो आपके पास दो ही आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिसेस आने चाहिए। This was a brief idea about the transformation matrices. मीट्रिक क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम जनरल रिलेटिविटी की बेस बनाते हैं। एनीवन हैज आइडिया अबाउट मीट्रिक? मीट्रिक का मतलब क्या है? हाँ, कुछ पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहिए सो दैट, क्योंकि हम्म। ये बड़ा सा मतलब बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए हम्म। अगर स्ट्रिंग थ्योरी सीखने आए हैं। मीट्रिक मतलब स्पेशल रिलेटिविटी में भी हम वो मिनकॉस्की मीट्रिक यूज करते हैं। मैम इवन मतलब तो लीनियर यहाँ अलजेब्रा वाली कोई डेफिनेशन बता दें, मुशाहिद आप बता हम्म दें। आई मुझे लाइक एग्जैक्टली कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रिसाइसली नहीं पता, लेकिन बट इतना पता है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। बताइए बताइए। मैट्रिक, लेट्स सपोज हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में भी मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमारे पास डायमेंशन ज्यादा है, हमारे पास लेट्स सपोज बेसिस वेक्टर ज्यादा है, तो हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज दैट मैट्रिक्स ये मीट्रिक है। ओके दिस इज मैट्रिक, ओके ओके ओके, हाँ। दिस आई नो दिस। हाँ, और मीट्रिक, ये मीट्रिक इट्स अ क्या हमारे बताएं? मीट्रिक। पास ये हमारे पास स्पेस टाइम में हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस के बारे में बता दें। एग्जैक्टली, मीट्रिक मीन्स मेजरमेंट। मैं एक्चुअली उस पे चाह रही थी कि अगर आपको नहीं भी आइडिया तो वर्ड का मतलब आता है, पता होना चाहिए कि मीट्रिक मीन्स यस। मेजरमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अभी बताया कि इट्स गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको स्टार्ट इस बुक में बहुत अच्छे से किया हुआ है कि बिल्कुल एक सिंपल सी आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री ली हुई है कि लेट्स से कि यू हैव अ ट्राइंगल। छोटी क्लासेस में मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में डिस्टेंस फार्मूला बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं कि इफ यू हैव टू पॉइंट्स P1 एंड P2 देन देयर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज x1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ से तो यहाँ पे आपका D आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ है जब आपके पास फ्लैट स्पेस टाइम है, ठीक है। जब इसको आपने हायर डायमेंशन पे एक्सटेंड करना हो या आपने मैनीफोल्ड्स पे एक्सटेंड करना हो तो हम उसको सिंपल ये चीज नहीं रहती, इसको हम फिर टेंसर्स के फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम मीट्रिक टेंसर कहते हैं। मिनकॉस्की मीट्रिक आइडिया है किसी को? जो स्पेशल रिलेटिविटी में यूज होता है एक्चुअली दिस। हम डिस्टेंस इंटरवल लेते हैं ना, यानी कि अगर मैं इस डी को ds² ले लूं और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। मिनकॉस्की मीट्रिक आइडिया है, स्पेशल रिलेटिविटी में यूज होता है। यस, वो फ्लैट स्पेस टाइम में हमें डिस्टेंस बता देते हाँ, फ्लैट स्पेस टाइम में एक्चुअली ये यही चीज लिखी हुई है। अगर आप गौर करें, आपके पास दो इवेंट्स हैं, ठीक है। दिस वन, सॉरी दिस वन। एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है। आपने जनरलाइज किया यूजिंग दैट फार्मूला, तो ये आ जाएगा T1 माइनस 2T, दिस दिस एंड दिस। अगर आपने ये जो स्मॉल इंटरवल्स हैं, एक्चुअली इसने काफी अच्छी सी एक बेस बनाई हुई है इस टॉपिक पे कि अगर आपने इनको dt dx dy dz से रिप्लेस कर दें तो दिस वुड बी द लाइन है। एक्चुअली ये जब ds² लिखा जाता है, ये इन इनफिनिट सिंबल इंटरवल है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स दीज हैं T(x1 y1 z1 T(2 x2 y2 एंड z2)। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं लाइन एलिमेंट। सॉरी, आई एम यूज न्यू टू दिस टैब थिंग। इसको हाँ, ये नीचे इसने लिखा हुआ है कि दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड लाइन एलिमेंट। इट्स एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। इनवेरिएंट का क्या मतलब है? तो तब्दील नहीं होती कोऑर्डिनेट्स के चेंज करने से। हाँ हाँ,
टीज कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप चेंज भी करते जाएं, दैट थिंग रिमेन्स इनवेरिएंट। एक्चुअली एक बुक है असर कादिर की स्पेशल रिलेटिविटी, उसमें भी प्रूव किया हुआ है कि अगर आप एक इसी तरह डी ए स्क्वायर वो लेते हैं, ठीक है, एक में अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, फिर उस एक में प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो डिस्टेंस इंटरवल लेते हैं, ये वाला लेंथ इंटरवल या स्पेस टाइम इंटरवल, फिर उसको वो प्रूव करते हैं कि इट्स रिमेन्स इनवेरिएंट क्वांटिटी। अगर आपने स्पेशल रिलेटिविटी की बुक अगर आपके पास हो तो आप उसमें से देखिएगा, छोटा सा प्रूफ है, कोई 4-5 लाइनों में हो जाता है। अच्छा, इसको फिर अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये बड़ा सिंपल सा है, जहाँ से लेट्स से कि आपने अगर 2 डायमेंशन में है, डी टी स्क्वायर को खत्म कर दें, डी एस स्क्वायर वुड बी दिस थिंग। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये कैसे आएंगे, और 2.9 और 2.10 किसी को आइडिया है ये किस तरह हम बना सकते हैं? बन यहीं से बन जाते हैं, 2.8 से ही वैसे बन जाते हैं। बेसिस ट्रांसफॉर्म करके बना हाँ सकते हाँ, आप बेसिस ट्रांसफॉर्म कर, आप सिंपल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस की इक्वेशन लगाते जाएं। जैसे अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, x इक्वल्स आर कॉस थीटा ले लें, y इक्वल है आर साइन थीटा आप ले लें, फाइंड डी एक्स वुड बी डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, एंड dy is r, sorry, dr sine of theta plus r cos theta d theta, and z dz would be obviously dz, just plug in here, square करें, and this thing will come out। इसी तरह ये स्फेरिकल पोलर में भी हो जाती है। मैं एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को कराती होती हूँ तो ये आराम से हो जाएगी। अ, अब यहाँ से जो हम लेना चाह रहे थे मीट्रिक, उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी तक, जिसको हम मीट्रिक टेंसर कह रहे हैं। ये तो सिंपल सी चीजें हैं कि आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर आप यहाँ इसको देखें कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके डिफरेंशियल्स हैं, एंड देयर आर सर्टेन कोफिशिएंट्स अराउंड दैम, ठीक है, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, डी थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट आर स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट आर स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आता है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है। अगर आप फ्लैट स्पेस टाइम में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट 1 आर स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट 1, एंड देयर इज लाइक अ पैटर्न इन देयर। ये सिंपल, ये दीज आर द मोस्ट सिंपल एग्जांपल्स। देयर इज नो टर्म लाइक डी आर डी थीटा, जीरो, देयर इज नो टर्म लाइक डी थीटा डी फाई, यहाँ पे डी थीटा डी जेड की कोई टर्म नहीं है। तो देयर आर सम एलिमेंट्स प्रेजेंट एंड सम एलिमेंट्स आर मिसिंग। लेकिन एक चीज है कि इस डी ए स्क्वायर को अगर आप जनरलाइज करके लिखें तो कुछ कोफिशिएंट आ रहे हैं, ठीक है, और जो कोफिशिएंट्स किस चीज के हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर आपके पास आर थीटा फाई हैं तो द कोफिशिएंट्स आर द फंक्शन ऑफ दोस कोऑर्डिनेट्स, आर थीटा फाई के फंक्शंस हैं, एंड दे आर प्रोडक्ट्स हैं जो इनके साथ डिफरेंशियल्स की आ रही है। एक्चुअली दिस जी ए बी, ये जो हम जी ए बी ले रहे हैं, दैट्स फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये चीज मीट्रिक टेंसर कहलाती है, ये वाली। इसको हम एज अ टेंसर भी देखेंगे, एक तो इन इन इक्वेशन से भी इसके कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे, और जो हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन को यूज करते भी हम मीट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक्चुअली यू कैन एक्सपैंड इट, अगर आप 3 डायमेंशन में हैं तो यू कैन एक्सपैंड इट, जी आई जे, इसका ए बी कर लें, जी आई जे कर लें। इट हैज 9 components, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। जो जी इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि इट विल हैव द कोफिशिएंट dx, it will be changed in the direction dx dy, and it will be dx dz। इसी तरह dy dx, डी वाई की एक टर्म आएगी, फिर डी वाई डी जेड की टर्म आ जाएगी। 3 1 वुड बी डी एक्स डी जेड डी वाई डी जेड एंड डी जेड इंटू डी जेड। चूंकि आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे देखें, अगर आपके पास
टू टाइम्स डी थीटा डी जेड लिखा हुआ है या टू टाइम्स डी जेड बाई डी थीटा लिखा हुआ है, इज द सेम थिंग। तो जो मीट्रिक टेंसर है, इट्स मीट्रिक इन इट्स इंडिसेस, यानी कि जी ए बी इज जी बी ए। जो आपके पास इसके कंपोनेंट्स हैं, यू कैन कंपेयर द लाइन एलिमेंट विद दिस जनरलाइज फार्मूला, तो वहां से आप इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे इजी होते हैं कि इट्स वन वन डायगनल है, नॉन डायगनल डी जो क्रॉस टर्म्स हैं, डी एक्स डी जेड डी वाई डी जेड, उसमें एज सच कुछ नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बन जाता है। इसी तरह 4 डायमेंशन में यू कैन एक्सटेंड उसी तरह 0 0 0 1। 3 डायमेंशन में उसी तरह, ये पीछे 2.9 से इसने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना हुआ है, इसी तरह आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना हुआ है। एक इसने 4 डायमेंशन में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि इफ यू हैव गिवन अ लाइन एलिमेंट लाइक 2.4, यू कैन फाइंड द कंपोनेंट्स। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल हुई हुई है, अगर आप को मैथ्स में मैथ्स ज्यादा आपका अच्छा है तो यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ अ डिटेल। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, दिस थिंग, उसकी सिमेट्री के हवाले से। ये देखिए, टू टाइम्स डी दिस थिंग इज जी यू आर एंड जी आर यू, दीज आर द सिमेट्रिक। तो इसलिए फिर यहाँ से इसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। देन देर इज अ मिन्कोस्की है, मिन्कोस्की, यस इस मिन्कोस्की है, फिर उसको इसने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपेयर किया हुआ है। देन देर इज कॉल्ड सिग्नेचर है, सिग्नेचर इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसको हम सिग्नेचर कह रहे हैं, जैसे इसका सिग्नेचर 2 आ रहा है। मिन्कोस्की आ गई। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? मैंने आप लोगों को जो टेंसर एनालिसिस की बुक दी थी उसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसकी। आपका चैप्टर 2 था शायद, उसमें अगर लाइन एलिमेंट्स गिवन हैं तो उससे आपने मीट्रिक टेंसर बनाने, इट्स अ वेरी इजी थिंग। यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है? ये आसान सी चीज थी। जी ये मेरे ख्याल से क्लियर है अभी तक हाँ। तो। हम्म। अच्छा, यहाँ पे इसने एक चीज लिखी हुई है कि यू कैन हैव द टेंसर एज अ दिस मीट्रिक टेंसर। यहाँ पे उसका वेट है, आपने दो वो लेते हैं, वन फॉर्म्स लेते हैं, यू अटैच देम विद टेंसर प्रोडक्ट, और उसका जो वेट आता है दैट्स द कोफिशिएंट्स जिनको हम मेट्रिक टेंसर कह रहे हैं। इसने आगे उसको, चूंकि हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, यू कैन हैव इट इनवर्स एज वेल। जो चीज जब हम ये आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस देखेंगे, उसमें एक बहुत अच्छा पर्पस यूज होता है उसका, मीट्रिक टेंसर का, दैट्स लोअरिंग एंड इन रेजिंग इंडिसेस। काफी जगह इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या तो इंडेक्स रेज करना है या तो इंडेक्स लोअर करना है, तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज होती हैं, दिस एंड दिस। इसको आप समझ इस तरह समझ सकते हैं, अगर आपने लोअर करना है तो आप लोअर इंडिसेस वाला मेट्रिक टेंसर यूज करें, इफ यू वांट टू रेज योर इंडेक्स तो आप रेज्ड इंडेक्स वाला मेट्रिक टेंसर यूज करें। इसको आई गेस फंडामेंटल टेंसर भी बोलते हैं, दिस जीएबी। ये उसी टेंसर कैलकुलस वाली बुक से मैंने नाम देखा था, आई गेस इस फंडामेंटल टेंसर इसको बोला जाता है। फंडामेंटल फर्स्ट फर्स्ट टेंसर कुछ इस तरह का नाम है इसका, या इसको सिंपल जबान में आप इनवर्स ऑफ द मेट्रिक टेंसर भी कह सकते हैं। इसके बाद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जो आप अगर आपने रेस करने हैं या लोअर करने हैं तो उसकी एग्जांपल्स आपको गिवन है। देन देयर इज अनदर एग्जांपल ऑन रेजिंग एंड लोअरिंग इंडिसेस। ये फिर वही चीज आ जाती है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी उसी तरह है कि आपके पास, चूंकि हम इंडेक्स नोटेशन में हैं, स्केलर क्वांटिटी कब आती है? जब आपके पास देखें एक ही यहाँ पे इंडेक्स है, सम हो जाता है ए और ए पे, तो उस चीज को फिर हम डॉट प्रोडक्ट इस तरह एवेलुएट कर सकते हैं इन इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, ये एक चीज है जिसको मैं आपको सर, कैन आई हैव अ 2 मिनट ब्रेक? मुझे एचओडी बुला रही है, जी जस्ट टू जी मैम, मिनट्स जी जी प्लीज प्लीज।
सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, यहाँ पे एक और मेथड था जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, कि बजाय इसके कि आप लाइन एलिमेंट्स बनाएं और उससे आगे जाके करें। यहाँ पे देखिए कि हमने टेंसर लिया था एज अ मैप, जो कि वेक्टर्स और वन फॉर्म्स को लेता है। इसी तरह यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि टेंसर को आप एज अ फंक्शन ले रहे हैं, जो कि दो वेक्टर्स पे एक्ट करता है। एट द एंड यू विल हैव अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट से डिनोट कर दिया है। यानी कि जी एक ऐसा फंक्शन है जो कि दो कोऑर्डिनेट बेसिस पे एक्ट करता है। उसका जो भी आंसर आएगा वी वी कॉल एट द कंपोनेंट्स ऑफ द मीट्रिक टेंसर। जैसे इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मुझे एग्जांपल अच्छी लगी थी कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप होते हैं, तो आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, दिस थिंग्स आर वन। ये जरा है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास, अगर आपने पार्शियल आर निकाला, ठीक है, पार्शियल आर एक बेसिस वेक्टर्स था, आपने इसको इस इक्वेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया, ये पार्शियल आर निकल आता है। इसका फिर आपने अपने साथ डेरिवेट डॉट प्रोडक्ट ली, तो ये वन आ गया। इसी तरह पार्शियल थीटा फाइंड होता है, उसकी डॉट प्रोडक्ट ले ली तो वो आर स्क्वायर आ गया। इसी तरह फिर पार्शियल फाई निकाल लें तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है। फिर अगर आप बाकी भी कर दें, पार्शियल थीटा पार्शियल फाई की डॉट प्रोडक्ट लें, तो वो जीरो आ जाएगी। ये मुझे ज्यादा अच्छा मेथड लगा था। आपको जो भी अच्छा लग सकता है आप ये कर सकते हैं। अच्छा, रिलेटिविटी में बहुत सी चीज दफा यूज होते हैं, टाइम लाइक वेक्टर्स, या टाइम टाइम लाइक का वर्ड यूज होता है, टाइम लाइक, स्पेस लाइक एंड नल वेक्टर्स। नल फोर वेक्टर्स, स्पेस लाइक फोर वेक्टर्स। सॉरी, जी आपकी स्क्रीन शेयरिंग शायद। रुकिए रुकिए, मेरा कहीं हाथ लग गया, सॉरी अबाउट दैट। रुकिए, नल का कॉन्सेप्ट वही है जो आपके थ्री डायमेंशन स्पेस में होता है, कि अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाला, इफ दैट्स जीरो दैट्स अ नल वेक्टर। ये फोर डायमेंशन स्पेस में भी, स्पेस टाइम में भी यही डेफिनेशन है। टाइम लाइक और स्पेस लाइक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? अच्छा, एक और बात हमने देखनी रह गई। जब आप थ्री डायमेंशन में होते हैं, डिस्टेंस यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जब हम कहते हैं, तो इसका क्या होता है? इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? इज इट जीरो? और यहाँ अगर कोई मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि वो इसको आंसर करें। और वो हमेशा पॉजिटिव है। एग्जैक्टली, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ आई गेस स्पेशल रिलेटिविटी, कि उसमें ये जो डिस्टेंस एलिमेंट है, डी स्क्वायर, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, इट कैन बी लेस देन जीरो, इट इट कैन बी इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहती है कि, या जो बच्चों को जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ाते हैं, उसमें यही होता है कि आपके पास अगर वेक्टर इट सेल्फ जीरो है, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। यहाँ पे अगर आप देखिए, इसको हम नल वेक्टर कह देते हैं। यहाँ पे देखिए कि वेक्टर वी जीरो नहीं है, बट इट स्टिल हैज द मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है। इसी तरह इस यही डेफिनेशंस आपको फिर टाइम लाइक वेक्टर की या स्पेस लाइक वेक्टर की डेफिनेशन दे देती हैं, कि अगर आपने अपना जो मीट्रिक है उसका ये सिग्नेचर यूज करते हैं, माइनस प्लस प्लस प्लस, यानी कि टाइम लाइक के लिए टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स है x0, x1, x2, x3, अगर आप इन पे माइनस का साइन यूज करते हैं, तो टाइम लाइक वुड मीन कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी लेस देन जीरो, तो उसको आप टाइम लाइक वेक्टर कहते हैं। इसी तरह आपके पास अगर जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो दैट वुड बी कॉल्ड द एज स्पेस लाइक वेक्टर। अगर आपने ये सिग्नेचर यूज किया है प्लस माइनस माइनस माइनस, तो इसी का ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि आपके पास इस केस में जी ए बी जो मैग्नीट्यूड है वो पॉज ग्रेटर देन जीरो हो, देन यू कैन कॉल इट टाइम लाइक। जी ए बी, बी ए बी बी लेस देन जीरो, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज स्पेस लाइक। यानी कि जो आपने टाइम के लिए प्लस माइनस का साइन यूज किया हुआ है, उसी हिसाब से आप ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक्चुअली यूज होती हैं जब आप नल उसमें नल कोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ाया जाता है कि आपके जो पार्टिकल की वर्ड लाइन है
वो एक कोन की शक्ल में है। सॉरी, इट्स नॉट अ कोन। यहाँ पे उसके यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी एक्सिस है। आपके जो टाइम लाइक वेक्टर्स होते हैं वो इस कोन के अंदर लाइक करते हैं। ये कोन की ये जो, जैसे बच्चों आइसक्रीम खाते हैं, ये जो दीवारें हैं ये आपके नल वेक्टर्स बनाती हैं। और जो आपके पास स्पेस लाइक वेक्टर्स होते हैं वो इस कोन के बाहर एक्ट करते हैं। जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं वेक्टर्स, या जो पार्टिकल का पाथ होता है वो हम टाइम लाइक से बनाते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी डेरिवेशन है, वो ही किसी भी आपको स्पेशल रिलेटिविटी की बुक में मिल जाएगी। कि आपके पास जब आप ये कंडीशन लेते हैं डी एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो में, तो वो स्पीड ऑफ लाइट और पार्टिकल की स्पीड का रिलेशनशिप निकलता है। तो वहां से आपको सिर्फ टाइम लाइट का रिलेशनशिप है जो कि फीसिबल है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है। नल तो आपको पता है कि वो मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो सी इक्वल सी आ जाता है। यानी कि सिर्फ फोटोन का जो पाथ है, जो फोटोन का जो वेक्टर है, दैट वुड बी अ नल वेक्टर। यहाँ ये थोड़ा क्योंकि ये जब आप जियोडेसिक्स पार्टिकल की करते हैं तो वहां पे ये यूज होती हैं, टाइम लाइक जियोडेसिस, स्पेस लाइक जियोडेसिस, नल जियोडेसिस। अगर आपने ब्लैक होल्स पे रिसर्च वगैरह पेपर्स वगैरह भी देखे हों, तो वो जब पार्टिकल की जियोडेसिस या पास स्टडी करना शुरू करते हैं तो वो उसी में ये तीन क्लासिफिकेशन करे होते हैं। तो आई थॉट कि आपको ये नाम आने चाहिए। देन जो इसके बाद जो हमने मेन टॉपिक आज का करना था, दैट वुड बी covariant derivative. It would was in the next chapter, I guess. ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव, किसी को आइडिया है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव का, अगर किसी ने कभी पहले पढ़ा हो? हाँ, ये अगर कोई हमारी ऑडियंस में फिजिक्स वाले अगर कोई हैं तो। हम्म। मैम आई थिंक कोवेलेंट डेरिवेटिव में हमें सम हमारे पास बेसिस भी चेंज होते हैं ना, तो बेसिस का एग्जैक्टली, भी डेरिवेटिव लेना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यही चीज यहाँ पे वही बात जो शायद आपने की कि चूंकि ये हम चीज इसको इस तरह लिए अभी तक नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज्यादातर थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन ज्योमेट्री में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो बेसिस वेक्टर हैं वही आई जे के हम ले रहे होते हैं। तो उनके जो डेरिवेटिव्स हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। तो अगर आप जो बच्चों को सिखाया जाता है कि वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो, तो जहां जहां उनको एक्स नजर आ रहा होता है जिस कंपोनेंट में, वो डेरिवेटिव ले लेते हैं जो उसके कंपोनेंट का, और बेसिस वेक्टर की तरफ ध्यान नहीं जाता कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, क्योंकि बेसिस वेक्टर कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अभी हमने देख लिया है कि जब हमने जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल में, इसलिए मैंने आपको दिखा दी थी, जब हमने पोलर में बनाया, ई आर ई थीटा बनाए, इसी ये जो एग्जांपल है ये स्फेरिकल पोलर में बेसिस वेक्टर्स बनाती है। तो बेसिस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, तो जब आपने एक वेक्टर का डेरिवेटिव लेना है तो इस बेसिस वेक्टर के डेरिवेटिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो सिंपल आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे ये चीज आ जाती है ई बी के बेसिस वेक्टर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इसमें आगे जो सारी एग्जाम्पल है वो चीज की हुई है इस बेसिस वेक्टर को डेरिवेटिव लेने के लिए। वो पहले काफी डिटेल में ये टॉपिक हुआ है। पहले ये बेसिस वेक्टर्स फाइंड होते हैं, वही आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगा दिया, ई आर ई थीटा एंड ई फाई। अब करना क्या है कि आपने बेसिस वेक्टर्स के डेरिवेटिव्स लेने हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव ले लिया, पार्शियल ई आर बाय पार्शियल आर, दैट्स जीरो। यहाँ से देखिए कि पार्शियल ई आर बाय पार्शियल थीटा अगर आप लें तो दैट वुड बी दिस थिंग। इसी तरह ये चीज आ रही है, यानी कि पार्शियल ई आर बाय पार्शियल फाई इज दिस थिंग, पार्शियल सॉरी, partial ER by partial theta is 1 by R E theta, and partial ER by partial R is 0. Can you follow the some pattern in here? Pattern क्या बन रहा है इन derivatives का? 1/r से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन हर केस में नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे लेट्स से कि ई थीटा का डेरिवेटिव ले लें, फिर क्या होगा? ई थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ले लें, फिर क्या होगा? partial e theta by partial r would be cos theta cos phi e x plus
साइन थीटा साइन फाई ई फाई माइनस साइन ऑफ थीटा ई जेड। होगा क्या फिर इसमें? कोई मुशाहिद के अलावा भी कोई कंट्रीब्यूट करें कोई आंसर। पैटर्न क्या बनेगा? शायद इसने आगे किया होगा। हाँ ये आगे नहीं किया हुआ। हाँ आगे किया हुआ है इसने। देखिए लेट्स एक मैंने भी आपको करके दिखाया और इसने ई फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि ये चीज आ गई। फिर इसने मजीद सिंप्लीफाई किया। तो फिर ये चीज बन जाती है। ये एक्चुअली सिंपल अलजेब्राइक कंप्यूटेशंस हैं। यू कैन रिपीट इट एट होम। इसमें हो क्या रहा है सर? देखिए पहले में आपने कहा कि 1/r मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ वन वन हाँ बाई वो आर तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे वो पैटर्न तो ना बना फिर जी। हाँ एक्चुअली मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि पैटर्न बन किस तरह रहा है कि जो डेरिवेटिव हैं वो एक और बेसिस वेक्टर की, उन्हीं तीन बेसिस वेक्टर में से कोई और बेसिस वेक्टर आ जाता है और उसके साथ कोई भी फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आ जाता है। एक्चुअली मैं ये आपको समझाना चाह रही थी सही कि सही। इस केस में ये तो वो देखिए। फाई आ रहा है, वापस ई फाई आ रहा है। हाँ ई फाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब इसने दोबारा बनाया है जैसे ई सही आर, सही। जैसे ई आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई था वो ई फाई आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ई आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ रहा है। तो हो क्या रहा है, ये एक्चुअली इसने जनरलाइज किया हुआ है कि आपके पास व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ बेसिस वेक्टर्स वो किसी और बेसिस वेक्टर की टर्म में आ जाते हैं, प्लस देयर इज सम फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं क्रिस्टोफर सिंबल। एक्चुअली ये हम आगे भी देख लेंगे कि यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को करूं और इसको एक्सपैंड करूं, लेट्स से कि मैं इस चीज को एक्सपैंड कर लेती हूँ। लेट्स से चूंकि हम थ्री डायमेंशन में, तो गैमा वन ए बी आर, आर इज वन, इज आर ई आर आ जाएगा। ए इज योर फर्स्ट वेरिएबल, बी इज थीटा वेरिएबल। ठीक है, ई इसको बेशक आप आर कह दें, ई आर। यहाँ पे जो बेसिस इंडिसेस है ना वो वेरिएबल के नाम से आती हैं, जैसे ई आर, ई आर है, थीटा है, फाइव। कुछ किताबें वन टू थ्री की बेसिस यूज करती हैं, तो वट एवर सूट्स यू। यहाँ पे देखें थीटा, आर थीटा ई थीटा प्लस फाइव आर थीटा ई फाइव। अगर मैं अपना आंसर देखूं जो मैंने डेरिवेटिव लेके किया था, यहाँ पे ई आर बाई आ रहा था 1/r, ये वाली टर्म रहती थी इसमें। सिर्फ ई थीटा के साथ चीज आ रही थी, बाकी सारी यहाँ पे टर्म जीरो थी और यहाँ पे ये वाली टर्म, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं थी। सिर्फ इसके साथ एक फैक्टर लगा हुआ था जो कि 1/r था। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये जो चीज है गैमा थीटा आर ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू 1/r है। लेकिन ये जो चीज है आर आर ऑफ थीटा, इसकी भी कंट्रीब्यूशन जीरो है। पाई आर ऑफ थीटा, इसकी कंट्रीब्यूशन भी जीरो है। ये जो चीजें हैं, ये जो हमने गैमास देखे हैं, इनको आप क्रिस्टोफर सिंबल्स कहते हैं या अफाइन कनेक्शंस कहते हैं। एक्चुअली इसका अगर आप पहले तो लोग कोड खुद बनाते थे। अगर आप कोई भी मीट्रिक दें चैट जीपीटी पे और उसको कहें कि आपको इसका मैथमेटिका कोड या मैपल कोड भी बना दे, वो भी आपको आसानी से बना देगा। तो यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे टू द बेसिस वेक्टर, द डेरिवेटिव्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस पे वो कोड आपको रन करें तो आराम से आंसर आ जाते हैं। अच्छा, हमारी जो चीज थी वो बीच में ही रह गई कि यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया कि ये हम यहाँ से हम लेके चले थे। अ, ये फर्स्ट टर्म थी जहां से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने इस कोवेरिएंट जो आपका बेसिस वेक्टर था उसका वैल्यू डाल दी। अब यहाँ से देखिए देर इज सम स्वैपिंग ऑफ इंडिसेस, क्योंकि सी एंड सी आर द, क्या कहना चाहिए, डमी इंडिसेस। तो जब वो चेंज करते हैं यू गेट समथिंग लाइक दिस थिंग इज कॉल्ड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव काफी नहीं था? व्हाई डिड यू
had to introduce these Christopher symbols thing. ये एक्चुअली करेक्शंस होती हैं, इनको करेक्शंस भी बोला जाता है. Why you need this? सुमेरा, जारा, कोई करें इतना आप लोगों ने लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल से हैं कुछ हिंट्स आपके जो अभी प्रीवियस डिस्कशन है. इस पे एक्चुअली बुक में भी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन है. इट्स हैज टू डू विद द टेंसर इक्वेशंस. कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक टेंसर है तो दूसरी साइड पे देयर शुड ऑलवेज बी अ टेंसर. ये नहीं हो सकता कि आपका टेंसर को आप एक नॉन टेंसोरियल क्वांटिटी से रिलेट करें. कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमेशा इंडेक्स रेस करता है. यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसने लिखा हुआ था कि आपके पास लाइक जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं डेल्टा ए बी. तो ओरिजिनल इट वाज अ कोवेरिएंट वेक्टर, लेकिन जब आपने इसका टेंसर ले लेते, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं, तो अब ये सेकंड रैंक का एक टेंसर बन गया. इसने एक्चुअली ये सारी बात जो मैं अभी बताऊंगी इसने एक्सप्लेन भी की हुई है कि जब हमने डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे पहली टर्म पार्शियल डेरिवेटिव आती है, ये वाली. ठीक है, ये टर्म पार्शियल डेरिवेटिव आ गई. अगर यहाँ पे ये चीज टेंसर है तो ये जो होल टर्म है ये भी टेंसर बननी चाहिए. लेकिन इत्तेफाक से इसने आगे सारा प्रूफ किया हुआ है कि जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव एक वेक्टर का या टेंसर का ले रहे हैं तो वो टेंसर नहीं बनता. उसकी वजह भी उसने बताई हुई है. पूरा उसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगा हुआ है. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आपने इफ अगर आपको सिंपल ये होता है कि मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले लूं और ये करेक्शंस या क्रिस्टोफर सिम्बल्स ना ऐड करूं, क्या हो रहा है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया एंड यू वांट टू चेक कि इस वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा से एक टेंसर बन रहा है नहीं, अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं. आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से इस तरह आ गया. अब इसकी जितनी भी आगे वेरिफिकेशंस की जाएं तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही है. ये एक्चुअल में आनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास ये एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही है. फिर इससे अब जो होता क्या है कि व्हेन एवर वी इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये एक्चुअली ये भी इसने भी आगे प्रूव किया हुआ है कि ये भी टेंसर नहीं बनते. ये इसने कहाँ प्रूव किया होता, लेट मी सी. ये हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए ये भी चीज टेंसर नहीं बन रही. यहाँ पे देखिए होना क्या चाहिए था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास तीन इंडिसेस हो तो सिंपल आपके पास तीन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आने चाहिए. दिस वन, दिस वन, दिस वन. दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म, दिस वन, सॉरी ये. अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ से आई है और एक जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव से एक्स्ट्रा टर्म आई, ये दे सॉर्ट ऑफ कैंसिल ईच अदर. तो उसके बाद जो चीजें बच जाती हैं वो टेंसर बन जाती हैं. इसने सारा प्रूफ यहाँ पे किया हुआ है कि वाई वी नीडेड टू ऐड दिस टर्म. कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं और यहाँ से जो टेक्स्ट एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं, दे वुड काइंड ऑफ इवेंचुअली बैलेंस ईच अदर टू गिव द होल थिंग एज अ टेंसर. यानी कि ये भी टेंसर नहीं है, ठीक है, ये भी टेंसर नहीं है, लेकिन इनका जो सम है वो टेंसर लॉज को या ट्रांसफॉर्मेशन उसके लॉज हैं वो सेटिस्फाई करता है. दैट्स व्हाई यू नीडेड टू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग्स इनटू योर कैलकुलेशंस. अदरवाइज वो आपकी चीज बैलेंस नहीं हो रही थी. यहाँ पे इसने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जब आप कंट्रा वेरिएंट का लेते हैं देर इज अ पॉजिटिव साइन, जब आप को वेरिएंट का लेते हैं देर इज अ नेगेटिव साइन. इसकी भी डेरिवेशन अगर आप देखना चाहें तो शॉन कैरल की बुक में हुई हुई थी, कल मैं उसको पढ़ रही थी. तो यहाँ से देर इज अ माइनस साइन इन हेयर. अगर आप इसका पैटर्न देखें तो होता क्या है कि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज द पार्शियल डेरिवेटिव. एक्चुअली इसी पैटर्न की बेस पे आप हायर रैंक. मैम आपका, आप कुछ कह रही हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. नहीं, वो एक्चुअली मैं चीज देख रही थी. अ, यहाँ पे देखिए कि
अब पैटर्न क्या है? द फर्स्ट टर्म वुड बी द पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये जितने इंडिसेस आते हैं उसके हिसाब से आपके पास ये क्रिस्टोफर सिंबल्स की टर्म्स आ जाती हैं। अगर आप कंट्रावेरिएंट का लेते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव साइन व्हेन एवर यू चेंज, या आपने इसके लिए बनाना हो कोवेरिएंट डेरिवेटिव, देन देयर इज अ नेगेटिव साइन। इसी तरह जब आप इसके लिए लेते हैं टी ए बी के लिए, तो दो नेगेटिव साइन आ जाएंगे। जब आप कंट्रावेरिएंट टेंसर के लिए लेंगे, देयर इज अ पॉजिटिव साइन। पार्शियल, अगर आपने ये सिंपल चीजें हैं, व्हेन एवर यू आर गिवन अ वेक्टर और अ टेंसर, जब आपने एक कोई भी स्केलर फंक्शन गिवन हो, तो आपके पास सिंपल वो पार्शियल डेरिवेटिव ही होता है, क्योंकि उस पे कोई इंडे बेसिस तो होती नहीं है एक स्केलर फंक्शन के लिए जिसके लिए हम आगे डेरिवेटिव लें, क्योंकि जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं वो बेसिस के डेरिवेटिव से आते हैं, तो अच्छा मैम, उसके सॉरी लिए। आपको मैं डिस्टर्ब करूं। जी जी। जारा का एक कमेंट है मेरे ख्याल से, आप उसको एड्रेस करना चाहेंगी या मैं भी वैसे कर सकता हूं, कि वो कह रही है क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर ऐड, तो इजंट दिस रूल बीइंग वायोलेटेड। इन विच मतलब केस? मेरे नहीं, जब मेरे ख्याल से हम वो टेंसर्स की जब बात कर रहे थे कि इनफैक्ट वही वायलेशन को हमने रोका है, कि मतलब पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो टेंसर नहीं है, और जो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं वो भी टेंसर नहीं है। लेकिन ये हाँ जब उनको हम ऐड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स और क्रिस्टोफल सिंबल्स को, तो जो हाँ क्वांटिटी बनती है वो ट्रांसफॉर्म होती है एज अ टेंसर। हाँ, एक्चुअली दिस इज अ ब्यूटी ऑफ टेंसर, ये मैं समझाना चाह रही थी। ये एक्चुअली काफी मतलब किताबों में भी कमेंट किया जाता मैं है। सही कह रहा हूँ ना कि क्रिस्टोफल सिंबल भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ नहीं ओबे करता हाँ टेंसर का, तभी उसको शायद क्रिस्टोफल सिंबल हम कह रहे हैं, कि मतलब वो भी टेंसर का लॉ नहीं ओबे कर रहा, तो उसको आप ऐड करते हैं जब उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। हाँ तो एक्चुअली। ज़रा अगर ये आपका क्लियर हुआ है कि बेसिकली आपकी बात सही है, और इसीलिए वो दो चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, ताकि जो आपने बात की ना कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर ऐड, तो हम यही कह रहे हैं कि टेंसर जो है वो मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे टेंसर है तो राइट हैंड साइड पे भी टेंसर ही होना चाहिए। हाँ, टेंसर इक्वेशंस है ना एक्चुअली। लेट मी फाइंड अप माय बुक। मैं एक चीज बताती हूँ, टेंसर्स की ना बड़ी ब्यूटीज हैं। क्रिस्टोफर सिंबल्स की अगर मैं आपको बात बताऊं, एक चीज हम पढ़ते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। ये पेज नंबर 72 पे है। हम कौन से पेज पे हैं? लेट मी सी। एनीथिंग यू वांट टू चेक, लॉजिक आपको बता रही हो कि वो टेंसर है, जस्ट अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ वे करती है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं करती, वो टेंसर नहीं है। यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। 72 पे ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बेशक आपके जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं दे आर नॉट टेंसर्स, लेकिन अगर आप उनका डिफरेंस लें, दैट थिंग बिकम्स अ टेंसर। इसके हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाइएगा जारा, या कोई भी स्टूडेंट। वहां से आप देख सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे थे कि बेशक चीजें एक चीज टेंसर है नहीं है, लेकिन उनकी जो कॉम्बिनेशंस कभी, जैसे टॉर्शन टेंसर है, वो बनाया जा सकता है जो कि टेंसर है। जस्ट अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। एक्चुअली इसको, ये जो टॉर्शन टेंसर है, ये कम इसलिए पढ़ते हैं, या मैंने भी जब खुद पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला ये टॉर्शन टेंसर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो जनरल रिलेटिविटी है वो टॉर्शन फ्री होती है, उसमें ये जो टॉर्शन टेंसर है वो जीरो है। जिसकी बेस पे जब हम रिलेटिविटी में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉरी, एक, क्योंकि टॉर्शन जीरो होता है तो आपके पास जो ये चीजें हैं, जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं, दे आर सिमेट्रिक इन लोअर इंडिसेस इनमें। ये जो जनरल रिलेटिविटी में जब हम करते हैं ना, तो सिमेट्रिक होते हैं ये। जारा, आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा मैम, एक सिमिलर क्वेश्चन है अब्दुल रहमान का, अगर आप कमेंट्स में पढ़ना चाहें। खैर वो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ बेसिस से हमें क्रिस्टोफल सिंबल मिलता है। मतलब क्रिस्टोफल सिंबल की जो डेफिनेशन है वो डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव है ना, कि मतलब नहीं उसमें कुछ हम ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई कि बेसिस वेक्टर्स जो है। नहीं, एक्चुअली पॉइंट मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको
लग रही हो कि टेंसर है वो बने। जी जी ठीक जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुलरहमान की डेफिनेशन भी ठीक है कि वो बेसिस वेक्टर से आ रहे हैं। जी जी बेसिस वेक्टर्स को हम रैंक वन का टेंसर कहते हैं, तो उनका जी डेरिवेटिव क्यों टेंसर नहीं है? जी जी जी, बिल्कुल। वही बात कि जस्ट अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, फिर देख लें कि वो चीज टेंसर है या नहीं है। इट्स ऑल मैथमेटिक्स जो कि यहाँ पे हुई हुई है। और मतलब ये कि ब- डेरिवेटिव्स वगैरह ऑपरेशंस है, जाहिर सी बात है वो एक चीज को तब्दील करते हैं ना। मतलब हम जब डेरिवेटिव मतलब हाँ फंक्शन पे भी अप्लाई करते हैं, तो मतलब अब्दुल रहमान जो बात करें, मेरे जहन में ये है कि अब जैसे एक्स स्क्वायर है भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद वो लीनियर बन जाता है। तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन लगाएंगे तो वो चीज चेंज तो होगी, अपनी नेचर चेंज तो करेगी। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टर्म देखिए। लेट मी शो यू समथिंग। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो अब्दुल रहमान बात करें, दिस थिंग। अब इसका अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखें, वो इस तरह का आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव पे जब आपने लगाया है। जी ठीक है, जी। बेसिस वेक्टर पे। अब देखें कि ये, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको बताती हो कि जो हमने कहा था कि वो लैम्डा आ जाएगा, एक रैंक चेंज हो रही थी ना, तो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आना चाहिए था। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। ये सारा पीछे से मैथमेटिक्स हुआ हुआ है। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। चीजें कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्चुअल वाइज देखें ना, तो वो बिल्कुल अब्दुल रहमान की बात ठीक है, जारा की बात भी ठीक है। लेकिन इस जब आप उसकी मैथमेटिक्स में जाते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, कुछ और भी इनके पीछे चीजें हैं। ऐसा ही है, प्रूफ जो है ना वो एक दफा जरूर हाँ, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैम, अच्छा। ये जो आपने टॉर्जन टेंसर की बात की, लाइक जी जी। जनरली एक में हमारे पास, लेट्स सपोज हमने एडिशन किया, हमने सब्ट्रैक्शन भी किया, जो हमारे पास क्वांटिटी है उसका नेचर वैसे चेंज नहीं होता है, राइट? लेट्स अगर अगर हमारे पास एक्स एक्स है, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो लीनियर से क्वाड्रेटिक बन जाता है, लेकिन अगर उसको एक करें फिर वो 2x बन जाता है, जो कि सेम लीनियर की है। तो इसलिए जो दो क्रिस्टल्स है उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मैं वो टेंसर कैसे बन जाता है? एक्चुअली बच्चे, यहाँ से देखिए, जो मेरी इंट्यूशन है वो ये है कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जब आपने उस पे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाया, ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। आइडियली आपके पास ये चीज आनी चाहिए थी, ये टर्म एक्स्ट्रा है। ठीक है। एक और आपने लिया, जब ट्रांसफॉर्म टेंसर है, आपने उसको इस तरह किया हुआ है। ठीक है। इसको करके देखिएगा। टॉर्शन टेंसर में आपने ए बी सी पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ये चीज आ गई। ठीक है। लोअर इंडिसेस को चेंज कीजिएगा, यानी कि आप ये सी प्राइम बी प्राइम ए प्राइम लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ना डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो मेरा जो अंदाजा है वो ये होगा कि जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास वही चीज बनेगी, यानी कि गैमा प्राइम ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम माइनस ए प्राइम सी प्राइम बी प्राइम। इसमें वही चीज आएगी, एक ये टर्म आएगी, और इसके बाद माइनस के साथ दूसरी टर्म आएगी इसी टाइप की। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये कैंसिल, क्योंकि ओके माइनस ओके। एक यस। आपने अच्छा। एक्स्ट्रा टर्म्स कैंसिल करनी है। अगर वो एक्स्ट्रा टर्म खत्म हो जाती है, वैलेंट, इसको करके यस। देखिएगा। अच्छा, चूंकि हम जनरल रिलेटिविटी में हैं, तो हम टॉर्शन फ्री लेते हैं। आपके पास जो सिमेट्रिक आ जाता है, ये क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं। एक्चुअली जो चीज हम जिस तरह बच्चों को करना सिखाते हैं, वो इस तरीके से नहीं होता कि आप बेसिस वेक्टर्स बनाएं। देयर इज अ वेरी नाइस एल्गोरिदम। एक्चुअली इसकी भी दो काइंड्स हैं कि तीनों इंडिसेस नीचे हैं। ये वाला, ये ये वाला एक्चुअली एक बड़ा, क्योंकि बेसिस वेक्टर आपको बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस मिलता है। यहाँ से देखिए कि दिस थिंग, इसको भी अगर आप चैट जीपीटी पे करें, उसे कहें कि आपको इसका भी एल्गोरिदम बना के दे, तो वो भी बना देता है। आपके ख्याल में ये टोटल कितने होंगे? इस पे तो हमने बात ही नहीं की। टोटल अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं, तो ये कितने होने चाहिए आपके ख्याल में? टोटल सिंबल्स फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस। और 3 to the power 2। 3 टू द पावर 2 नहीं।
there is some formula which gives the total number, but I don't remember it. मेरे जहन में 27 है कि 27, हाँ 27। किसी भी टेंसर का इट्स नॉट अबाउट क्रिस्टोफर सिंबल और एनीथिंग, आई गेस इट्स नंबर ऑफ डायमेंशंस इनटू रैंक। किसी भी टेंसर का बाद में देख लेंगे कि जीरो कौन से हैं, नॉन जीरो कौन से हैं, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो ये है, नंबर ऑफ डायमेंशंस इनटू रैंक। अगर आपने इसके निकालने हैं, एक्चुअली ये सिंबल हैं लेकिन फिर भी हम इस पे ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि इफ यू आर इन 3 डायमेंशन स्पेस एंड इट हैज 3 इंडिसेस, तो 3 की पावर 3, सॉरी लेट मी राइट इट, इक्वल है 27। तो यू विल हैव 27 कंपोनेंट्स, लेकिन फिर भी इसमें से चूंकि इसमें सिमेट्री है लोअर इंडिसेस में, तो आपको 27 में से 18 फाइंड करने होते हैं। किस तरह वो कम हो जाते हैं? लेट से कि आपने ए बी सी लिया, 3 1 लिया, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 3। इसी तरह 3 2 वुड बी इक्वल टू 2 3। तो इसी तरह करते करते आपने जो टोटल फाइंड करने होते हैं वो 18 होते हैं। इससे बड़ी अच्छी एक एग्जांपल गिवन है, बड़ी डिटेल में इसने की हुई है। 2 एग्जांपल्स हैं बल्कि। अच्छा, इसमें एक और यही चीज है कि अगर आप मीट्रिक डायगोनल है तो इसकी कुछ रिडक्शंस होती हैं, अ, उसमें से एक ये चीज भी आ जाती है। अच्छा, एक और चीज हम बड़ी इंटरेस्टिंग लेते हैं कि मीट्रिक टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जीरो होता है। इसने एक्चुअली काफी बड़ी मैथमेटिक्स की हुई है, तो उससे शो किया हुआ है कि ये क्यों जीरो होता है। इसके बाद हाँ, ये बेकर आना चाह रही थी ये चीज। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अगर आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हो तो क्या होता है आपकी ये 3 डायमेंशन स्पेस में? ये तो बताना चाहिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हाँ, ये शॉर्टेस्ट जारा, हाँ जारा ने बताया हुआ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। लाइन। जी जी। लेकिन अगर आप किसी कर्व्ड ज्योमेट्री के अंदर हैं फिर क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, जियो ये जारा, को हाँ कह रही जारा हैं। ने आंसर। वैसे जियोडेसिस। मैं क्यूरियस हूं कि मतलब वो बता सकती हैं कि सफियर पे क्या होगा, मतलब सफियर में शॉर्टेस्ट पाथ। ग्रेट सर्कल्स होते हैं। वो आते किधर से हैं एक्चुअली? ये इक्वेशन होती है, इसकी डेरिवेशन यहाँ पे है लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अगर आप इसके लिए एक बुक पढ़ना चाहें, ये एक्चुअली एब्सोल्यूट डेरिवेटिव एंड जियोडेसिस है, आई वुड रिकमेंड अ बुक, ये जहाँ पे ये सारी डेरिवेशन आप देख सकते हैं। इसमें तो काफी बिल्कुल फार्मूला लिया हुआ है और आगे से लेके चले हुए। जनरल इंट्रोडक्शन टू जनरल रिलेटिविटी बाय हॉब्सन, उसका शायद थर्ड चैप्टर है जहाँ पे ना ये पूरी चीज ड्राइव हुई होती है। लेकिन जियोडेसिस, चूंकि आप स्ट्रिंग थ्योरी का कोर्स पढ़ेंगे तो अगर वहां पे कहीं पार्टिकल जियोडेसिस का आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जियोडेसिक इक्वेशन कहाँ से आती है या है क्या। इट्स अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जिसका सोल्यूशन आप निकालते हैं, तो आपके कर्व्स एक्चुअली, जब आप कर्व ज्योमेट्री में हैं तो वो कर्व्स होते हैं। जियोडेसिस आर बेसिकली कर्व्स, ठीक है। कर्व्स आते कहाँ से हैं? कर्व्स आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। स्फेरिकल ज्योमेट्री में वो जियोडेसिस जो होती हैं वो ग्रेट सर्कल होती हैं। अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया तो मैंने उनके साथ ना एक नेट पे पिक्चर शेयर की कि देर इज कोई आपकी, इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मॉस्को, तो जो स्ट्रेट लाइन है दैट डज नॉट गिव यू स्ट्रेट पॉसिबल पाथ, लेकिन एक कर्व्ड पाथ उसने बनाया हुआ था, तो दैट गिव यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें अगर आप देखें कि एक्चुअली इसमें ना पैरेलल ट्रांसपोर्ट का जिक्र आता है, उसको इंशाल्लाह फिर आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। लेकिन जियोडेसिक इक्वेशन इसने बनाई हुई है, अ, यहाँ पे आगे भी बनाई हुई है। अगर आप उस चीज को वेरीफाई करना चाहें कि आपके पास जो 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें स्ट्रेट लाइन होते हैं, आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मीट्रिक टेंसर आ जाएगा डायगोनल ऑफ 1 1 1, सारे के सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स वेनिश कर जाएंगे, ये चीज खत्म हो जाएगी। तो सिंपल आपके पास d2xa/ds² रह जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो
लेकिन आगे से शायद सिलेंड्रिकल के लिए सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसमें भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस उसको करिएगा उसमें, ये ना उसमें ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन वगैरह में भी आता है। अच्छा, इसमें 1-2 मिनट है जो मैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आई गेस हम एक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें रिची टेंसर आता है। देयर इज अ टेंसर कॉल्ड रीमन टेंसर। इसे एक्चुअली मैं बता देती हूँ ये बनता कहाँ से है। लेट मी सी। इस चैप्टर में है या वो अगले चैप्टर में चीज है? अ, ये जो मैंने आपको टेंसर कैलकुलस की बुक भेजी थी, ये उसमें है कि आप एक वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ख्याल है, अब मुझे पेज नंबर नहीं याद आ रहा है, ये इसमें हुआ है। कोई भी वेक्टर है, आपने उसका एक दफा कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिया, फिर आपने एक 2 दफा कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिया, फिर इसी तरह बी। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स में होते फिर क्या होता, इस टर्म को क्या होता? अगर लेट्स से कि आप सिंपल ज्योमेट्री में पार्शियल डेरिवेटिव्स आप ले रहे हैं, तो क्या होता इसको, इस टर्म का, इस चीज का आंसर क्या होता? सिंपल, अगर आप एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हैं, अगर आप किसी जीरो। फंक्शन, जीरो। लेकिन जब आप कर्व ज्योमेट्री में इस पे जब हम ये जनरल रिलेटिविटी में ये डिफरेंस जीरो नहीं आता, ये जो डिफरेंस है वो ये चीज आती है। ये जो टेंस, ये इसकी ना, इसमें मैं बता रही हूँ, मुझे पेज याद नहीं आ रहा। उसमें देखिएगा कि ये सारी डेरिवेशन हुई है, ये जो चीज आती है, दिस थिंग इज कॉल्ड रीमन टेंसर। इसके एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स क्रिस्टोफर सिंबल्स, देयर डेरिवेटिव्स एंड देयर प्रोडक्ट। इस मैं कहूँ इसको, चाहूंगी कि आप लोग इसका एक रिची टेंसर पढ़ के आए और रिची स्केलर पढ़ के आए। एक्चुअली रिची टेंसर इज समथिंग कॉन्ट्रैक्शन है। ये रुकिए एक मिनट, इसको R of BD is basically R of BAD। आपके पास ये चीज है ना, R of ABCD। एक मिनट, AC और A को सेम करें, तो E और A कॉन्ट्रैक्शन पे चले जाएंगे, तो आपके पास रिची टेंसर बन जाता है। अगर आप इसमें दोबारा से AB और AB ले लें, तो एट द एंड यू गेट अ स्केलर, यानी कि यू स्टार्ट विद 4 indices, देन यू गो टू 2 indices, देन नो इंडिस। इसको देख के आइएगा, रिची टेंसर को और रिची स्केलर को। इसके भी एल्गोरिदम बन जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके ख्याल। इसके 256 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 4 डायमेंशन है, और आपके पास नंबर ऑफ इंडिसेस भी 4 हैं, तो यू विल हैव 256 कंपोनेंट्स फॉर दिस रिमन टेंसर, विच आर अ लॉट। लेकिन इसकी सिमिट्रीज हैं, बयान की आइडेंटिटी है इसमें, तो जिसकी वजह से आपको 26 के बजाय 20 कैलकुलेट करने होते हैं। 3 डायमेंशन स्पेस में दे आर 81, लेकिन 81 में 6 कैलकुलेट करने होते हैं। सिमिट्रीज हैं, ये शायद इस बुक में भी है। और 2 डायमेंशन में एक ही फाइंड करना होता है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें। आई गेस दैट्स एनफ। पढ़िएगा इस चीज को। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। जी मैम बिल्कुल, और मैं भी आप ही की बात को दोहराऊंगा कि पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करूंगा कि उनके पास सारी हाँ, रिसोर्सेज हैं। और इन लेक्चर्स का फ़ायदा यही है कि वो लोग, लेकिन अब ये कि बहुत इजीली खुद से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करके आइएगा, वरना फिर जो है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम वाला लेक्चर फिर आप और अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके।